यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो गाइज, आज हम रिवाइज करने वाले हैं आपका टॉपिक नंबर 8, जिसका नाम है क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग ऑफ इनकम को लॉ में क्लबिंग ऑफ इनकम नहीं बोला जाता। क्लबिंग ऑफ इनकम का मतलब होता है इनकम ऑफ अदर पर्सन इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ द एसएससी में से किसी और की इनकम है जो आपके हाथ में ऐड हो जाती है, मींस आपकी इनकम में जुड़ जाती है। दैट इज कॉल्ड क्लबिंग ऑफ इनकम। तो कौन कौन सी इनकम क्लब होती है? तो सबसे पहली एक सेक्शन होती है, दैट इज द सेक्शन 64 सबसेक्शन 1A, दैट इज इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड। अगर कोई माइनर चाइल्ड का इनकम है तो वो इनकम माइनर चाइल्ड के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा, उसके पेरेंट्स के हाथ में टैक्सेबल होगा, या तो मदर के हाथ में या फादर के हाथ में, जिसकी इनकम ज्यादा है। अगर मम्मी की ज्यादा है, मम्मी के हाथ में, पापा की ज्यादा है, तो पापा के इनकम के हाथ में ऐड हो जाएगा। तो जैसे मेरा छोटा सा बेटा है और छोटा सा बेटा 7 साल का बेटा है, उसकी जो भी इनकम रहेगी वो किसके हाथ में क्लब हो जाएगी? मेरे हाथ में या मेरी वाइफ के हाथ में, जिसकी इनकम ज्यादा है। लेकिन गाइस, इसमें एक चीज ध्यान रखना, अगर किसी पेरेंट्स के हाथ में एक बार क्लब हो गई ना, तो हर साल उसी पेरेंट्स के हाथ में क्लब होगी। फिर वो दूसरे वाले पेरेंट के हाथ में क्लब नहीं होगी, भले वो दूसरे वाले पेरेंट की इनकम ज्यादा है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, मेरा छोटा सा बेटा है, उसकी इनकम मेरे हाथ में क्लब हो गई क्योंकि मेरी इनकम ज्यादा थी। तो अब नेक्स्ट ईयर भी मेरे हाथ में ही क्लब होगी, उसके नेक्स्ट ईयर भी मेरे हाथ में ही क्लब होगी। भले मेरी वाइफ की इनकम ज्यादा है तो भी वो इनकम मेरे हाथ में ही क्लब होगी। लेकिन अगर इनकम टैक्स ऑफिसर इसको चेंज करना चाहता है तो चेंज कर सकता है। अब आप मुझे बोलोगे सर, माइनर चाइल्ड का मतलब क्या? तो माइनर चाइल्ड मतलब ऑब्वियसली जो 18 से कम की एज का रहेगा, दैट इज कॉल्ड माइनर चाइल्ड। अब यहां पे एक और चीज समझना कि सर, माइनर चाइल्ड की ऑल इनकम है वो पेरेंट्स के हाथ में क्लब होती है। सर, वो माइनर मैरिड डॉटर है तो भी क्लब होगा? आंसर इज यस। माइनर मैरिड सन है तो भी क्लब होगा? आंसर इज यस। तो कुल मिला के माइनर चाइल्ड की इनकम है वो पेरेंट्स के हाथ में आपको टैक्सेबल करने का है, मम्मी या पापा जिसकी इनकम ज्यादा है। अब यहां पे एक और चीज समझना कि अगर मान लो जब भी क्लबिंग होता है ना पेरेंट्स के हाथ में, तो पेरेंट्स को एक एग्जेम्पशन मिलता है अंडर सेक्शन 1032 का, दैट इज 1500 पर एनम पर चाइल्ड, मैक्सिमम अनलिमिटेड चाइल्ड। तो कितने भी बच्चे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बच्चों की इनकम जब पेरेंट्स के हाथ में ऐड होती है तो पेरेंट्स को यहां पे एक एग्जेम्पशन मिलता है अंडर सेक्शन 1032 का 1500 पर एनम। लेकिन गाइस, एक चीज ध्यान रखना, जब आप 115 बीएससी लेते हो, 115 बीएससी डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजीम, तो उसमें ये 1500 का आपको जो एग्जेम्पशन है वो आपको नहीं मिलेगा। अब एक और चीज समझना, माइनर चाइल्ड के केस में 3 तरह की इनकम ऐसी होती है जो पेरेंट्स के हाथ में क्लब नहीं होगी, वो माइनर चाइल्ड के हाथ में, खुद के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। सर, कौन कौन सी 3 तरह की? सबसे पहला, अगर मान लो माइनर चाइल्ड है वो मैनुअल वर्क से इनकम कमाता है। मैनुअल वर्क का मतलब होता है कोई बच्चा है, मान लो रेलवे स्टेशन पे जाता है और वहां पे चाय बेचता है, वहां पे मैनुअल वर्क करता है और उससे जो इनकम कमाता है वो पेरेंट्स के हाथ में क्लब नहीं होगी, वो उस बच्चे के हाथ में ही टैक्सेबल हो जाएगी। दूसरा, अगर कोई भी स्किल एंड टैलेंट से इनकम है, जैसे मेरा छोटा सा बेटा है, वो क्या करता है, सारेगामापा में जाता है और वहां पे गाना गाता है, झलक दिखला आजा, एक बार आजा आजा, ऐसे अगर गाना गाता है और स्किल और टैलेंट से कोई इनकम कमाता है तो वो उसके खुद के हाथ में ही टैक्सेबल होगी, पेरेंट के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी। अब एक और चीज समझना, अगर माइनर चाइल्ड है वो कोई डिसेबल है, मिस सफरिंग फ्रॉम द डिसेबिलिटी, जो एटीयू में दे रखा है, वो डिसेबिलिटी से सफर कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर केस में जो उसकी इनकम है वो उसके खुद के हाथ में ही जाएगी, पेरेंट्स के हाथ में क्लब नहीं होगी। ये लास्ट वाला पॉइंट इसलिए डाला क्योंकि गवर्नमेंट ये चाहती है कि पेरेंट्स क्या करे, बच्चे के नाम पे इन्वेस्टमेंट वगैरह करे। अगर वो डिसेबल है तो उसके नाम पे इन्वेस्टमेंट करे, जिससे कि उसको इनकम आए, तो वो इनकम उसी के हाथ में टैक्सेबल हो और बेसिक एग्जेम्पशन का वगैरह बेनिफिट मिल पाए, और 7 लाख तक की इनकम पे ऐसे भी टैक्स नहीं लगता, तो उसको बेनिफिट मिल पाए। ऐसा गवर्नमेंट का यहां पे औचित्य है करके, ठीक है। चलिए, अब एक और चीज समझते हैं, जैसे माइनर चाइल्ड ने अगर कोई भी स्किल एंड टैलेंट से इनकम कमाई या मैनुअल वर्क से इनकम कमाई, तो वो इनकम उस माइनर चाइल्ड के हाथ में ही टैक्सेबल होगी। लेकिन अगर वही वाली इनकम बैंक में एफडी करा दी और उस एफडी का इंटरेस्ट आया, तो वो इंटरेस्ट किसके हाथ में टैक्सेबल होगा? जैसे मान लो मेरा छोटा सा बेटा है और उसने सारेगामापा में गया, वहां पे गाना गाया, स्किल एंड टैलेंट से इनकम कमाया, तो वो इनकम तो उसके हाथ में टैक्सेबल होगा। लेकिन थोड़े दिन बाद वो इनकम को हमने कहीं पे डिपॉजिट करा दिया और डिपॉजिट कराने पे बैंक एफडी का इंटरेस्ट आया, वो इंटरेस्ट क्या उसी के हाथ में टैक्सेबल होगा या पेरेंट्स के हाथ में क्लब हो जाएगा? राइट आंसर इज वो पेरेंट्स के हाथ में क्लब हो जाएगा। वो पेरेंट्स के हाथ में क्लब होगा क्योंकि यहां पे स्किल एंड टैलेंट बच्चे का नहीं है, जो बैंक से इंटरेस्ट मिला है उसमें स्किल एंड टैलेंट बैंक का है, तो उस पर्टिकुलर केस में वो पेरेंट्स के हाथ में क्लब हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट सेक्शन आती है, दैट इज द सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर 4। ये सेक्शन ये बोलती है कि आप अगर अपने स्पाउस को कोई भी असेट ट्रांसफर करते हो, आप अपने स्पाउस को, स्पाउस का मतलब हस्बैंड के लिए वाइफ और वाइफ के लिए हस्बैंड, अगर कोई भी असेट ट्रांसफर करते हो, या तो विदाउट कंसिडरेशन या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। विदाउट कंसिडरेशन का मतलब फ्री में, गिफ्ट में, या फिर लो कंसिडरेशन से अगर आप असेट ट्रांसफर करते हो, तो उस असेट से जो भी इनकम होगा ना, वो इनकम मिलेगा आपके स्पाउस को, बट वो इनकम क्लब हो जाएगा ट्रांसफरर के हाथ में।
तो मैंने मेरे वाइफ को मान लो 10 लाख रुपए गिफ्ट किया और वो 10 लाख की वाइफ ने एफडी करा दी, तो उस एफडी का इंटरेस्ट है वो मिलेगा वाइफ को, लेकिन वो टैक्सेबल किसके हाथ में होगा? वो मेरे हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। तो बड़ा सिंपल सा चीज है कि अगर मान लो आप अपने स्पाउस को कोई भी असेट ट्रांसफर करते हो और उस असेट से जो भी इनकम होगी वो इनकम रिसीव्ड तो स्पाउस को होगी, बट उस पर टैक्स भरना पड़ेगा, वो ट्रांसफरर को भरना पड़ेगा, असेसी को भरना पड़ेगा। लेकिन एक चीज समझना, यहां पे क्लबिंग प्रोविजन तभी लगेगा जब हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप होना चाहिए एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ असेट एज वेल एज एट द टाइम ऑफ जनरेटिंग द इनकम। मतलब जब असेट ट्रांसफर की थी तब भी दोनों हस्बैंड एंड वाइफ होने चाहिए, और जब उस पे इनकम जनरेट हो रही है उस टाइम पे आपका हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप होना चाहिए। अब एक और चीज समझना, आपको अगर हाउस प्रॉपर्टी याद रहेगा तो वहां पे मैंने डीम्ड ओनरशिप का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, और डीम्ड ओनरशिप में मैंने ये बताया था कि आप अपने स्पाउस को कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर ट्रांसफर कर देते हो ना, तो ऐसे भी आप उसके डीम्ड ओनर माने जाते हो, तो क्लबिंग का सवाल ही नहीं है। तो जैसे मान लो मैंने कोई भी असेट ट्रांसफर की मेरी वाइफ को, तो उस पर जो इनकम होगा वो मेरे हाथ में क्लब होगा। लेकिन अगर मान लो मैंने कोई हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, तो हाउस प्रॉपर्टी के केस में तो ऐसे भी ओनर मैं ही माना चाहूंगा, तो इनकम ऐसे भी मेरे हाथ में ही टैक्सेबल होगी, वहां क्लबिंग का कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि इनकम एनीवे मेरे हाथ में टैक्सेबल होने वाली है करके। ठीक है, चलिए उसके बाद में एक सेक्शन आती है, और ये सेक्शन पढ़ने से पहले एक और वापस इसमें बता दूं कि जब आप अपने स्पाउस को असेट ट्रांसफर करते हो तो क्लबिंग होती है उस असेट पे जो भी इनकम होगा। लेकिन अगर वो मान लो ट्रांसफर किया है इन कनेक्शन ऑफ द लीव अपार्ट, इन कनेक्शन ऑफ लीव अपार्ट का मतलब होता है कि दोनों का डाइवोर्स नहीं हुआ है, लेकिन वो दोनों अलग अलग रहते हैं, कि मैं तेरा मुंह नहीं देखूंगा, तू मेरा मुंह नहीं देखेगी, दोनों अलग अलग रहते हैं, और उस कनेक्शन में अगर असेट ट्रांसफर किए तो उस पर्टिकुलर केस में आपका क्लबिंग नहीं होगा। नेक्स्ट सेक्शन ये बोलती है कि अगर आप कोई भी असेट ट्रांसफर करते हैं सन्स वाइफ को, सन्स वाइफ का मतलब होता है डॉटर इन लॉ, या जिसको अपन बहू बोलते हैं, तो सास ससुर में से किसी ने अगर मान लो सन्स वाइफ को असेट ट्रांसफर की, तो उससे जो भी इनकम होगी वो मिलेगी तो सन्स वाइफ को, बट वो क्लब हो जाएगी सास या ससुर के हाथ में जिसने वो ट्रांसफर किया था। लेकिन यहां पे एक चीज समझना, ये सास ससुर और बहू का जो रिलेशनशिप है वो एग्जिस्ट होना चाहिए एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ असेट एज वेल एज एट द टाइम ऑफ जनरेटिंग द इनकम। मतलब जब असेट ट्रांसफर की थी तब भी वो बहू और सास ससुर का रिलेशनशिप होना चाहिए, और जब उस पर इनकम हो रही है तब भी उनका वो रिलेशनशिप होना चाहिए। उसके बाद में एक और सेक्शन आती है, दैट इज द सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर 7 एंड क्लॉज नंबर 8। ये क्या बोलता है बताए, कि अगर आपने किसी को कोई असेट ट्रांसफर की और उस असेट ट्रांसफर करने की वजह से आपके स्पाउस को कोई बेनिफिट मिल रहा है या आपके सन्स वाइफ को कोई बेनिफिट मिल रहा है, तो जितना बेनिफिट आपके स्पाउस या सन्स वाइफ को मिल रहा है उतना इनकम आपके हाथ में क्लब हो जाएगा। इसको इनडायरेक्ट ट्रांसफर बोलते हैं, अभी मैं आपको समझाऊंगा यहां पे, तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए उसके बाद में एक इंटरेस्टिंग सी चीज आती है, दैट इज द सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर 2। ये क्या बोलता है बताए, कि अगर आपका एंड आपके रिलेटिव का मिला के किसी कंसर्न में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, कंसर्न का मतलब होता है कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, एओपी बीओआई है, दैट इज कॉल्ड योर कंसर्न। तो आपका या आपके रिलेटिव का मिला के, और यहां रिलेटिव में आ जाएगा स्पाउस, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, लीनियल असेंडेंट एंड लीनियल डिसेंडेंट, ये रिलेटिव में आएगा। स्पाउस, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर एंड लीनियल असेंडेंट, लीनियल डिसेंडेंट है, ये आपके रिलेटिव में आएगा। तो अगर कोई असेसी है एंड उसके रिलेटिव का मिला के किसी कंसर्न में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, और वो कंसर्न से अगर आपके स्पाउस को कोई रेम्यूनरेशन मिल रहा है, रेम्यूनरेशन का मतलब सैलरी, बोनस, कमीशन वगैरह मिल रहा है, रेम्यूनरेशन मिल रहा है, तो वो रेम्यूनरेशन मिल तो स्पाउस को रहा है, लेकिन उस पर टैक्स है वो आपको भरना पड़ेगा, आपकी इनकम में वो ऐड हो जाएगा। वापस से एक एग्जांपल लेता हूं, समझने की कोशिश करिए। जैसे मैं बीबी सर और मेरा बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड जो हमारी कंपनी है, उसमें मेरा जो है वो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, क्योंकि मेरे पास 20% और मोर का इक्विटी शेयर होल्डिंग है बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड का। तो बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड में मेरा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हुआ मेरे रिलेटिव का मिला के। अब अगर बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड से मेरी वाइफ को कोई रेम्यूनरेशन मिलेगा, तो वो रेम्यूनरेशन मिलेगा तो मेरी वाइफ को, लेकिन वो टैक्सेबल मेरे हाथ में हो जाएगा। लेकिन गाइज यहां पे एक चीज ध्यान रखना, यहां पे क्लबिंग प्रोविजन नहीं लगेगा अगर मेरी वाइफ जो है वो काम करने के लिए क्वालिफाइड है, मींस मेरी वाइफ के पास टेक्निकल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, नॉलेज है, और उसकी वजह से उसको रेम्यूनरेशन मिल रहा है, तो क्लबिंग नहीं होगा। बट अगर मान लो मेरी वाइफ है वो अब्बा जब्बा डब्बा है, बैल बुद्धि है, क्लास में पढ़ा था याद आया, कि अगर मान लो मेरी वाइफ है वो अब्बा जब्बा डब्बा है, बैल बुद्धि है, और उसको कोई रेम्यूनरेशन मिल रहा है, तो वो उस पर्टिकुलर केस में मेरे हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला, ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन। अगर कोई एसएससी है और उसका किसी कंसर्न में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब होता है 20% और मोर इक्विटी शेयर होल्डिंग या पीएसआर, आपका आपके रिलेटिव का मिलके, और उस कंसर्न से आपके स्पाउस को कोई रेम्यूनरेशन मिल रहा है, तो वो आपके हाथ में क्लब हो जाएगा, अगर उसमें कोई टेक्निकल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है। बट अगर उसमें टेक्निकल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो उस पर्टिकुलर केस में भैया क्लबिंग नहीं होगा, वो फिर उसके हाथ में ही टैक्सेबल हो जाएगा। अब यहां पे एक और चीज समझना, ऐसा भी तो हो सकता है, जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल मेरा किसी कंसर्न में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है मेरे रिलेटिव का मिला के,
और मेरे स्पाउस को रेम्यूनरेशन मिल रहा है और स्पाउस में कोई टेक्निकल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है। अब मेरे स्पाउस का भी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है उसी कंसर्न में और मुझे रेम्यूनरेशन मिल रहा है और मेरे में कोई टेक्निकल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, तो सर किसका किसमें क्लब होगा? तो यहां पे लॉ मेकर्स ये बोलते हैं कि अगर मान लो दोनों का ही वहां पे सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है और दोनों को रेम्यूनरेशन मिल रहा है और दोनों ही बैल बुद्धि है, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि अदर इनकम किसकी ज्यादा है। अदर इनकम जिसकी ज्यादा है उसके हाथ में क्लबिंग हो जाएगा। अगर अदर इनकम मेरी ज्यादा है तो मेरे हाथ में क्लब हो जाएगा, मेरी वाइफ को रेम्यूनरेशन मिल रहा है वो। लेकिन अगर मान लो मेरी वाइफ की अदर इनकम ज्यादा है तो वाइफ के हाथ में क्लब हो जाएगा, जो मेरे को रेम्यूनरेशन मिल रहा है वो। लेकिन अगर एक बार जहां पे क्लबिंग हो गया वो हर साल उसी के हाथ में क्लब होगा, लेकिन इनकम टैक्स ऑफिसर, असेसिंग ऑफिसर इसको चेंज करना चाहता है तो कर सकता है करके। ठीक है, चलिए उसके बाद में नेक्स्ट सेक्शन आती है सेक्शन 60। ये क्या बोलती है कि इनकम ट्रांसफर विदाउट ट्रांसफर ऑफ द असेट। आप असेट ट्रांसफर नहीं करते हो, लेकिन आप अगर अपनी इनकम किसी को ट्रांसफर कर देते हो तो वो इनकम आप ही के हाथ में टैक्सेबल होगी, उस पर्सन के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी। जैसे आई कैन टेक अ एग्जांपल कि फॉर एन एग्जांपल मेरा बैंक में एक एफडी है और वो एफडी है मान लो 1 करोड़ रुपीस का और एवरी ईयर उस पर मुझे 7-8 लाख रुपीस का इंटरेस्ट मिलता है। अब मैंने बैंक को क्या बोला पता है कि इस एफडी का जो इंटरेस्ट है ना, एफडी तो मेरी है, एफडी का जो इंटरेस्ट है ना वो मेरे सिस्टर के बच्चे को दे दो। अब मेरे सिस्टर के बच्चे को वो एफडी का इंटरेस्ट जा रहा है तो इनकम ट्रांसफर हो रही है, असेट ट्रांसफर नहीं हो रही, इनकम ट्रांसफर हो रही है। जो बैंक से इंटरेस्ट आ रहा है वो इनकम ट्रांसफर हो रही है, असेट ट्रांसफर नहीं हो रही। तो जो इनकम है ना 7-8 लाख रुपए वो मेरे हाथ में ही टैक्सेबल हो जाएगी, वो मेरी बहन के बच्चे के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी। दैट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ द बीबी ओनली। दैट इज द सेक्शन 60। अब एक बात समझना, एक सेक्शन होती है 61, दैट इज कॉल्ड योर रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ द असेट। रिवोकेबल ट्रांसफर किसको बोलते हैं पता है? कि मैंने किसी को असेट ट्रांसफर की और मैंने बोला कि 5 साल बाद वापस मुझे देगा या 10 साल बाद वापस मुझे देगा, या वो असेट ट्रांसफर की लेकिन मैं कुछ ना कुछ बेनिफिट ले रहा हूं, दैट इज कॉल्ड रिवोकेबल ट्रांसफर। तो रिवोकेबल ट्रांसफर होता है जैसे आपने किसी को असेट ट्रांसफर कर दी और आपने ये बोला 5 साल बाद वापस मुझे ये असेट देगा, दैट इज कॉल्ड रिवोकेबल। तो रिवोकेबल ट्रांसफर के केस में इनकम जो भी उस असेट पे होगी वो इनकम पे टैक्स ट्रांसफरर भरेगा। मतलब जिसने असेट ट्रांसफर किया था ना, जिसने असेट ट्रांसफर किया था वो ही उस पर टैक्स भरेगा, ट्रांसफरर उस पर टैक्स भरेगा इन केस ऑफ द रिवोकेबल ट्रांसफर। तो जैसे मान लो मैंने मेरे फ्रेंड को असेट दे दी और बोला कि 5 साल बाद वापस मुझे दे देना या मुझे कुछ ना कुछ बेनिफिट देना, तो इट इज कॉल्ड रिवोकेबल ट्रांसफर। तो इसमें क्या होगा ना भाई साहब कि जो भी असेट पे इनकम होगी ये 5-6 साल वगैरह, तो भी उस पर टैक्स मैं भरूंगा। लेकिन एक होता है इररिवोकेबल ट्रांसफर। इररिवोकेबल ट्रांसफर किसको बोलते हैं कि आपने असेट किसी और को दे दी, आपने जो है वो असेट किसी और को दे दी और फिर वापस आप कभी नहीं लेने वाले उसको, वापस आप कभी वापस रिवोक नहीं करोगे, कभी नहीं लेने वाले। दैट इज कॉल्ड इररिवोकेबल। इररिवोकेबल के केस में इनकम जो भी होगी उस असेट पे उस पे टैक्स वो ही भरेगा, मींस ट्रांसफर ही भरेगा। लेकिन गाइस एक चीज ध्यान रखना, अगर मैंने किसी को असेट ट्रांसफर की और मैंने बोला तेरे जिंदा रहते वो असेट तेरे पास, तेरे मरने के बाद वो असेट वापस मेरी, तो जब तक जिंदा है ये असेट तेरी, तेरे मरने के बाद वो असेट वापस मेरी, तो मुझे एक बात बताओ ये रिवोकेबल है या इररिवोकेबल है? राइट आंसर इज रिवोकेबल है, क्योंकि उसके मरने के बाद वो असेट वापस मेरे पास आ रही है ना, दैट इज कॉल्ड रिवोकेबल। तो अगर वो रिवोकेबल है तो भी ये इररिवोकेबल ही माना जाएगा। तो अगर कोई असेट रिवोक होने वाली है ओनली द आफ्टर द डेथ ऑफ दैट ट्रांसफरी और बेनिफिशियरी, तो उस पर्टिकुलर केस में इट इज ट्रीटेड एज अ इररिवोकेबल ओनली, और जब तक वो जिंदा है वो इनकम उसी के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, लास्ट सेक्शन आती है 64 सबसेक्शन 2, दैट इज असेट ट्रांसफर टू द एचयूएफ। अब एक बात समझना, अगर कोई मेंबर है वो अपने एचयूएफ को असेट ट्रांसफर करता है तो उससे जो भी इनकम होगी वो मिलेगी तो एचयूएफ को, बट वो इनकम टैक्सेबल हो जाएगी ट्रांसफरर या मेंबर के हाथ में। तो मैंने मान लो मेरे एचयूएफ को 10 लाख रुपीस ट्रांसफर किया, तो उससे जो भी इंटरेस्ट वगैरह आ रहा है, एफडी वगैरह बनाया एचयूएफ ने, तो वो मिलेगा तो एचयूएफ को, बट उस पर टैक्स है वो मेरे हाथ में लग जाएगा। अब एक और चीज समझना, अगर एचयूएफ का बंटवारा हो गया और एचयूएफ का पार्टीशन हो गया और उस असेट में से जो मेरी वाइफ को असेट मिली है ना, उस पर जो इनकम होगी वो भी मेरे हाथ में क्लब हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या हुआ, फॉर एन एग्जाम्पल अभी मैंने एचयूएफ को 10 लाख ट्रांसफर किया, तो वो 10 लाख पे जो इनकम होगी वो मेरे हाथ में क्लब हो जाएगी। लेकिन एचयूएफ का बंटवारा हो गया 4 पार्ट में, 4 लोगों में वो 10 लाख बांट दिया गया, 250 मुझे मिला, 250 मेरी वाइफ को मिला, 250 किसी और को और मिला। अब एक बात बताओ, जो मेरे को 250 मिला है उस पे जो इनकम होगा वो तो मेरे हाथ में क्लब होगा, मेरी वाइफ को जो 250 मिला है ना उस पे जो इनकम आएगा वो भी मेरे हाथ में क्लब हो जाएगा, वो भी मेरे हाथ में क्लब हो जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना गाइस, क्लबिंग से रिलेटेड कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है जिसपे आपको ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहली चीज, हम बार बार बोल रहे हैं इनकम क्लब होती है, तो इनकम का मतलब क्या लॉसेस भी क्लब होंगे या नहीं? आंसर इज यस।
बिकॉज लॉसेज जो होते हैं ना उसको अपन नेगेटिव इनकम बोलते हैं, तो लॉसेज इज ऑल्सो इनकम ना, दैट इज द नेगेटिव इनकम। तो लॉसेज भी क्लब हो जाएंगे, आंसर इज यस। अगर इनकम क्लब हो रही है तो लॉसेज भी क्लब हो जाएंगे। अब एक और चीज समझना, अगर असेट का फॉर्म चेंज हो गया तो, जैसे मैंने मेरी वाइफ को 10 लाख ट्रांसफर किया था, वाइफ ने पहले एफडी बनाई, फिर एफडी तोड़ के उससे शेयर खरीदे और शेयर बेचने पे कैपिटल गेन हुआ, तो क्या वो भी क्लब होगा? आंसर इज यस। अगर असेट का फॉर्म चेंज हो गया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, भले उसका फॉर्म चेंज हुआ, अगर उससे कोई इनकम होती है तो वो भी क्लब हो जाएगी। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, अगर क्लबिंग तभी होता है ना, जैसे आप स्पाउस के केस में वगैरह, क्लबिंग तभी होता है जब आप उसको असेट ट्रांसफर करते हो विदाउट कंसिडरेशन या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। ऐसा भी तो हो सकता है, मेरी वाइफ बोलती है मैं तो बहुत प्यार करती हूँ, करोड़ों रुपए का प्यार करती हूँ, तो क्या लव एंड अफेक्शन कंसिडरेशन हो सकता है क्या? तो गाइज इसमें एक सुप्रीम कोर्ट का पुराना जजमेंट है जिसमें कोर्ट ने बोला था कि लव एंड अफेक्शन मे बी द कंसिडरेशन बट इट इज नॉट अ एडिक्वेट कंसिडरेशन। तो ध्यान रखना, जिससे भी आप प्यार करते हो वो कंसिडरेशन हो सकता है बट इट इज नॉट एडिक्वेट कंसिडरेशन, या एडिक्वेट कंसिडरेशन नहीं है करके, ठीक है। अब एक और चीज समझना, एक कॉन्सेप्ट ये आता है दैट इज कॉल्ड क्रॉस गिफ्ट। क्रॉस गिफ्ट क्या होता है? जैसे एक अपन एग्जांपल लेते हैं, समझने की कोशिश करना। एक बंदा है जो मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स ने क्या किया, अपने भाई की वाइफ मिसेज वाई को एक असेट ट्रांसफर की 8 लाख की, और मिस्टर वाई ने क्या किया, सॉरी इसने इसको ट्रांसफर की 12 लाख की। मिस्टर एक्स ने मिसेज वाई को 12 लाख की असेट ट्रांसफर की, और मिस्टर वाई ने मिसेज एक्स को 8 लाख की असेट ट्रांसफर की। ऐसा हो सकता है, दिस इज कॉल्ड क्रॉस ट्रांसफर। क्योंकि आपको पता है कि आप अपने स्पाउस को असेट ट्रांसफर करोगे तो क्लबिंग हो जाएगा। तो ये लोग क्या करते हैं, किसी और के स्पाउस को ट्रांसफर करते हैं और उसने इसके स्पाउस को ट्रांसफर किया, ऐसा होता है, दिस इज कॉल्ड क्रॉस गिफ्ट। एक चीज ध्यान रखना, क्रॉस गिफ्ट के केस में क्लबिंग होगा, लेकिन क्लबिंग क्या करना है, कैसे करना है, ध्यान रखना कि जब भी क्रॉस गिफ्ट होता है ना तो इसमें से आपको लोअर वाला अमाउंट पकड़ना है। कि जैसे ये 12 लाख है और इधर 8 लाख है, तो लोअर या मैचिंग अमाउंट कौन सा है, 8 लाख है। तो आप एक काम करो, इन दोनों को 8 लाख के ऊपर जितना इनकम होगा उतना उनके हस्बैंड के हाथ में क्लब हो जाएगा। तो जैसे एक बात बताओ, यहां मिस्टर वाई ने इसको 8 लाख ट्रांसफर किया था, मैचिंग अमाउंट इज 8 लाख, तो 8 लाख पे इंटरेस्ट कितना आया, 48,000 आया, तो पूरा 48,000 मिस्टर एक्स के हाथ में क्लब हो गया। अब एक बात बताओ, यहां पे इसने ट्रांसफर तो 12 लाख किया था, 12 लाख पे इनकम हुआ है 72,000, तो क्या पूरा 72,000 क्लब होगा? नहीं, 8 लाख के प्रोपोर्शनेट इनकम कितना हुआ, 48,000, तो 48,000 है वो क्लब हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड योर क्रॉस गिफ्ट। तो क्रॉस गिफ्ट क्या होता है कि अगर मान लो ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन होता है जिसमें आप किसी और को, उसकी वाइफ को गिफ्ट कर रहे हो और उसने आपकी वाइफ को गिफ्ट कर दिया, तो उसमें आपको क्या करना है, दोनों में से जो मैचिंग अमाउंट रहेगा, मैचिंग अमाउंट का मतलब लोअर अमाउंट पे दोनों को जितना इनकम होगा उतना उनके हस्बैंड्स के हाथ में क्लब करने का है करके, ठीक है। चलिए अब एक और चीज समझना गाइस, बहुत बार ऐसा होता है कि आप अपने स्पाउस को या अपने सन्स वाइफ को कोई भी गिफ्ट किया, कोई भी पैसा दिया या असेट दी और उसने उसके बिजनेस में लगा ली, तो बिजनेस का प्रॉफिट क्लब होगा, सीधी सी बात है, पीजीबीपी का इनकम क्लब होगा। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना, पीजीबीपी का इनकम क्लब तभी होगा जब आपने पैसा दिया है वो उसके ओपनिंग कैपिटल में जुड़ा हुआ है, ओपनिंग कैपिटल में जुड़ा हुआ है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, मेरी वाइफ है वो पहले से बिजनेस कर रही है, अगरबत्ती का बिजनेस करती है, अगरबत्ती बनाने बेचने का, एग्जांपल के लिए। अब मेरी वाइफ पहले से अगरबत्ती का बिजनेस करती है और मैंने क्या किया, मेरी वाइफ को मान लो 10 अप्रैल 2024 को कोई पैसा गिफ्ट किया और उसने उसके बिजनेस में लगाया, तो ये प्रीवियस ईयर 24-25 होगा, तो प्रीवियस ईयर 24-25 की इनकम मेरे हाथ में क्लब नहीं होगी, क्योंकि मैंने 10 अप्रैल 2024 को किया और इस साल का ओपनिंग कैपिटल है वो 1 अप्रैल 2024 आएगा। इस साल का जो आपका ओपनिंग कैपिटल है वो 1 अप्रैल 2024 को आएगा, तो 1 अप्रैल 2024 को जो आपका ओपनिंग कैपिटल आएगा, 1 अप्रैल 2024 को ओपनिंग कैपिटल आएगा, तो ओपनिंग कैपिटल में मेरा जो गिफ्टेड अमाउंट है वो जुड़ा हुआ नहीं है ना, तो यहां पे इस साल की जो इनकम होगी वो मेरे वाइफ के हाथ में ही टैक्सेबल होगी, मेरे हाथ में क्लब नहीं होगी। लेकिन अगले साल की जो कैपिटल होगी वो 1 अप्रैल 2025, उस डेट को मैंने जो गिफ्ट किया हुआ पैसा है वो इंक्लूड हो गया इसमें, आंसर इज यस। तो अगले साल जो प्रॉफिट होगा पीजीबीपी का वो प्रोपोर्शनेट मेरे हाथ में क्लब हो जाएगा। कितना क्लब होगा कि जो भी बिजनेस का इनकम होगा मल्टीप्लाई बाय गिफ्टेड मनी कितना है और डिवाइड बाय ओपनिंग कैपिटल कितना है, तो मल्टीप्लाई बाय गिफ्टेड मनी और डिवाइड बाय ओपनिंग कैपिटल कितना है वो आप डिवाइड कर लो, तो जितना प्रोपोर्शनेट आएगा वो प्रोपोर्शनेट मेरे हाथ में क्लब हो जाएगा। लेकिन एक और चीज समझना, अगर मेरी वाइफ ने बिजनेस चालू किया होगा, वो बिजनेस चालू ही 10 अप्रैल 2024 को किया,
और उसी डेट को मैंने गिफ्ट किया और वही वाला पैसा बिजनेस में लगाया, तो भैया इस साल का जो इनकम होगा ना वो भी क्लब हो जाएगा। क्योंकि ओपनिंग कैपिटल में 10 अप्रैल 2024 की कैपिटल लोगे और 10 अप्रैल 2024 को मैंने गिफ्ट किया है, तो उस पर्टिकुलर केस में भैया ये ओपनिंग कैपिटल में आ जाएगा और इस साल का जो भी इनकम रहेगा दैट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल और क्लब इन माय हैंड, वो क्लबिंग हो जाएगा। अब एक और चीज समझना, जितने भी क्लबिंग के प्रोविजन है ना ये आपके फर्स्ट जनरेशन इनकम पे लगते हैं, सेकंड जनरेशन इनकम पे नहीं लगेंगे। सेकंड जनरेशन इनकम का मतलब क्या होता है, एक एग्जांपल लेता हूं, समझने की कोशिश करना। मैंने मेरी वाइफ को 10 लाख रुपीस का गिफ्ट किया, वाइफ ने 10 लाख का एफडी करा दिया और 10 लाख की एफडी पे उसको 1 लाख का इंटरेस्ट आया, तो 1 लाख का इंटरेस्ट आया वो मेरे हाथ में क्लब हो जाएगा। अब एक बात समझना, उस 10 लाख प्लस 1 लाख टोटल 11 लाख की एफडी करा दी अगले साल। अब 11 लाख की एफडी पे इंटरेस्ट आया 1,10,000, तो अगले साल मेरे हाथ में कितना क्लब होगा? सिर्फ 1 लाख की क्लब होगा, जो मैंने गिफ्ट किया हुआ उससे जो इनकम आया वही क्लब होगा, या उस इनकम पे इनकम आया वो भी क्लब हो जाएगा? राइट आंसर इज आपने जो गिफ्ट किया था उस पे जो भी इनकम आएगा वो ही क्लब होगा। उसकी इनकम पे वापस इनकम हुई, जो सेकंड जनरेशन इनकम हुई, वो क्लबिंग नहीं होती है, उसको अपन क्लब नहीं करेंगे। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यू अंडरस्टूड माई पॉइंट और नॉट? यस सर, हमको समझा। तो देखो, आपने कोई एसेट गिफ्ट की, उससे जो इनकम आई वो इनकम क्लब कर लो, बट उस इनकम पे वापस इनकम आई वो क्लबिंग नहीं होता है। अब एक और चीज बता दूं, इस टॉपिक में जो आपको ध्यान देना है वो ध्यान इतना देना है कि क्लबिंग कहां कहां होता है ये आपको याद रखना है। एक तो माइनर चाइल्ड की तो जो भी इनकम होती है वो पेरेंट्स के हाथ में क्लब कर दो, एक्सेप्ट दिस 3 इनकम। और उसके बाद ध्यान रखना, हर जगह क्लबिंग नहीं होता है। आपने अपने स्पाउस को असेट ट्रांसफर किया तो क्लबिंग होगा, सन्स वाइफ को असेट ट्रांसफर किया तो क्लबिंग होगा करके, ठीक है। या किसी और को ट्रांसफर किया बट वो स्पाउस या सन्स वाइफ के बेनिफिट के लिए था तो क्लब होगा। या फिर ये अब्बा जब्बा डब्बा वाला करके, बैल बुद्धि वाला करके, ठीक है, वो वाला जो है तो क्लबिंग हो जाएगा करके, ठीक है। उसके बाद में आपका जो भी रिवोकेबल ट्रांसफर है तो क्लबिंग होगा, एंड एचयूएफ को असेट ट्रांसफर किया और उससे जो इनकम होगा वो क्लबिंग होगा। इसको छोड़ के और कोई क्लबिंग नहीं होता। जैसे मैंने मेरे भाई को असेट ट्रांसफर की, क्या क्लबिंग होगा? आंसर इज नो, वहां पे क्लबिंग नहीं होगा। मैंने मेरे सिस्टर को असेट ट्रांसफर की, क्लबिंग होगा? नहीं होगा। मैंने मेरी मम्मी को असेट ट्रांसफर की, क्लब होगा? नहीं होगा। मैंने मेरे पापा को असेट ट्रांसफर की, क्लब होगा? नहीं होगा। तो क्लबिंग कहां पे होगा ये ध्यान रखना है। आपने यहां पे गिफ्ट दिया वगैरह है तो ही क्लबिंग होगा, और कहीं पे क्लबिंग नहीं होता है। डन, दिस इज द कंप्लीशन ऑफ योर टॉपिक क्लबिंग ऑफ इनकम। होप सो आपको समझ में आया होगा गाइस। छोटा सा टॉपिक है। अब आप एक काम करेंगे, इसके जितने भी क्वेश्चन है वो आप क्वेश्चन करेंगे। एक और चीज समझना गाइस, जैसे अगर विनिंग का इनकम है, विनिंग का मतलब होता है लॉटरी का इनकम, तो लॉटरी का इनकम जब क्लब होता है, जैसे बच्चे की लॉटरी लग गई, तो बच्चे की लॉटरी लग गई, वो पेरेंट्स के हाथ में क्लब हो रहा है, तो वहां पे क्या ये 1032 का 1500 का एग्जेम्पशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्योंकि आपको पता रहेगा लॉटरी का जो इनकम होता है ना, विनिंग का इनकम होता है, वो कैजुअल इनकम माना जाता है और उस पर फ्लैट 30% की रेट से टैक्स लगता है, और 30% की रेट से टैक्स लगता है और उसके सामने कोई भी एग्जेम्पशन, डिडक्शन, कोई भी बेनिफिट्स वगैरह आपको नहीं मिलता। तो उस पर्टिकुलर केस में जो 30% क्या बोलते हैं 30% से जब टैक्स लग रहा है तो ये 1500 का एग्जेम्पशन है वो आपको नहीं मिलेगा। चलिए अब फटाफट, कुछ नहीं 2 घंटे दीजिए और 2 घंटे में जितने क्लबिंग के क्वेश्चन है वो फटाफट कंप्लीट कर दीजिए, तो इससे आपका ये टॉपिक है आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। चलिए बाय।